दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात हो रही थी दृष्टि करंट अफेयर्स के बारे में और हम उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उस सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे ले चलते हैं। और हालांकि पॉइंटर जो वर्ष भर का बिंदुवार जो अध्ययन चल रहा था उसमें हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा था और ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है जिसमें कुछ पार्ट हमने देख लिया था कि जैसे ये सेशन ये पेज हमने देख लिया था। अब हम आगे सेशन को ले चलते हैं और उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे आप लोगों से डिस्कशन करते हैं, साथ में देखा जा रहा है। और वैसे अगर नहीं अगर मान लो थोड़ा सा ये पॉइंटर है इसलिए थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर महसूस हो रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप लोग बोरिंग नहीं हो पाएंगे और विस्तारपूर्वक बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यूं ही कंटिन्यू साथ देने के लिए और यूं ही कंटिन्यू साथ देते रहें। साथियों कहा गया कि लिथुआनिया लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित निर्वाचित हुआ है। तो लिथुआनिया के एक राष्ट्रपति जो पुनर्निर्वाचित हुए हैं नौशेदा, कौन है? गीटानास नौशेदा। हालांकि पहले पुनर्निर्वाचित हुए हैं, हालांकि ये एक बार रह चुके हैं, हम दोबारा फिर ये गीटानास नौसेदा जो कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति, तो नौशेदा से याद रखेंगे। और देखिए मैक्सिको ने किस देश के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? देखिए मैक्सिको ने इक्वाडोर के साथ में जो है संबंध समाप्त कर दिए। कौन से कूटनीतिक संबंध उन्होंने समाप्त कर दिया है? देखिए विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 स्थान बने। देखिए ये जो रिपोर्ट है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति, जाहिर सी बात है देखना चाहिए कि इससे पता चलता है कि कौन सा देश जो है सैन्य क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय करने वाला देश है। तो जाहिर सी बात है यूएसए होगा, चीन और रूस, यही 3 देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा व्यय करते हैं। तो इससे आप इन देशों से सीखना चाहिए कि सैन्य व्यय बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि ये सर्वाधिक सैन्य व्यय कर रहे हैं, जो कि शीर्ष स्थान यूएसए का है, फिर चाइना और फिर रसिया आ जाता है। देखिए टाइम की वर्ष 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची, यानी कि टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल 2024 में कितने भारतीय मूल लोगों ने जगह बनाई है? तो कितने भारतीय मूल लोगों ने जगह बनाई है? तो 8 भारतीय लोगों ने जगह बनाई है। ये कौन सा? ये टाइम की 2024, ठीक है। 100 सबसे प्रभावशाली लोग अब कौन से हैं? जो भारतीय भी हैं और भारतीय मूल के लोग भी हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियम वंदा नटराजन और जिगर शाह। तो सत्या नडेला आप जानते ही हैं, आलिया भट्ट जो कि तुम्हारी एक्ट्रेस हैं, साक्षी मलिक पहलवान आपकी, जिनके बारे में विवाद भी हुआ काफ़ी, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने देखा कि 8 लोग ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, अजय बंगा, सत्या नडेला और आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, है ना। आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियम वंदा नटराजन और जिगर शाह। भाई जिगर भी जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना। देखिए स्वर्ण की धूल उगलने के कारण रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? स्वर्ण की धूल उगलने के कारण, आप लोग समझ रहे हैं, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस क्या किया? स्वर्ण की धूल उगला है। तो भाई ये है कहाँ? ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका, तो आप लोग जानते हैं अंटार्कटिका कैसा निर्जन जो है ये महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका में ये माउंट एरेबस भी है और जो कि स्वर्ण की धूल उगल रहा है, स्वर्ण की धूल उगल रहा है भाई। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो हैरिस जी हैं। आयरलैंड आयरलैंड में साइमन हैरिस, और 37 वर्ष के हैं साइमन हैरिस। आप लोग जानते होंगे साइमन कमीशन कब आया? तो ये वो वाला साइमन नहीं है, साइमन हैरिस वाले साइमन जी हैं। और ये साइमन
1928 में ऐसा ही मनाया था, ठीक है। और तो ये बात याद रखेंगे। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? हैरिस जी हैं, साइमन हैरिस हैं। तो आयरलैंड से हैरिस, ठीक है, आप ये लोग याद कर लेंगे और ये बताएंगे हमको कमेंट के माध्यम से कि आयरलैंड से संविधान में कौन सा पार्ट लिया गया, क्या लिया गया संविधान में, ठीक है। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं बजरनी बेनेडिक्टसन, ठीक है। बजरनी बजरनी बने, बजरनी। आइसलैंड, आइसलैंड वहां पर आइस आइस की ही लैंड है क्या? वहां पर बजरनी जी बने हैं, ठीक है। बजरनी नहीं। बंजर भी है क्या? नहीं, बजरनी है, बजरनी। बजरनी बने डिक्सन। तो आइस को बंजर से याद कर लेंगे, तो बंजर भूमि आप लोग समझ ही रहे हैं क्या है, वो यहाँ पर होती है। और वो आइसलैंड, आइसलैंड को बंजर से याद कर लेंगे। तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? बजरनी बने डिक्सन। अच्छा, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती, कौन? कैरेबियाई देश हैती ने अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? भाई ऑपरेशन इंद्रावती, इंद्रावती चलाया गया था। और ये किसने चलाया था? भारत सरकार ने चलाया था इंद्रावती। और किसके लिए चलाया था? क्योंकि क्योंकि अपने नागरिक वहां फंसे थे, भारतीय नागरिक वहां सब फंसे हुए थे। और कैरिबियाई देश है जिसका नाम है हैती, जहां पर हिंसा हो गई थी, वहां पर अपने नागरिक फंसे थे, उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने इंद्रावती को भेजा, यानी कि इंद्रावती को भेजा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, इंद्रावती, इंद्रावती को भेजा, तब हैती से अपने देश के लोग निकाले गए। तो ये बातें आप याद रखेंगे। ऑपरेशन हैती चलाया था भारत सरकार ने। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार आईटीयू ने किसको डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के शाह अध्यक्ष बनाया? भाई डिजिटल इनोवेशन बोर्ड जो चल रहा है, तो डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के शाह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? कौन? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ भारत पर इतना भरोसा करता है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो भारत को सदस्य बनाया है डिजिटल इनोवेशन बोर्ड, ये एक नई क्रांति है। तो यूं आप समझेंगे, पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ पॉइंट भाई कौन सा है? पॉइंट नीमू। पॉइंट नीमू तक पहुंचने के लिए पहले व्यक्ति बन गए क्रिस ब्राउन। आप लोग समझ रहे हैं, पृथ्वी की भूमि से आप दूरस्थ पॉइंट आप लोग बताएं इंडिया के मैप में कि स्थल भूमि से सबसे दूरस्थ यानी कि दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। कौन सा है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी स्थल भूमि का है। और साउथ में जब आप सबसे दूरस्थ दक्षिणतम देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा काल किधर पड़ता है? तो आप लोग बताएं इंदिरा काल किधर पड़ता है? आप लोग बताएंगे किबुतु किधर पड़ता है, गौर माता किधर पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो भाई कौन से हैं सबसे दूरस्थ पॉइंट? क्रिस ब्राउन जी हैं, जो कि भूमि के पृथ्वी की भूमि से सबसे दूरस्थ पॉइंट कहाँ तक पहुंच गए? नींबू तक, नींबू निचोड़ते हुए पहुंच गए नींबू तक, ठीक है, क्रिस ब्राउन। और पॉइंट नीमू किस अन्य, भाई किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है, दुर्गमता का ध्रुव, क्योंकि वहां पर कोई पहुंच नहीं पाता है, यानी कि इनएसेसिबिलिटी होती है उन लोगों को, ठीक है। आप यूँ समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो कर देते हैं, अब समझ अब दिख रहा है साफ साफ। तो देखिए भाई, दुर्गमता का ध्रुव पॉइंट नेमो को अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो। अब आप लोग बताएंगे ऑर्डर ऑफ द फिजी किसे दिया गया, ठीक है। और ये जो है नरेंद्र मोदी जी भूटान से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किए हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किए हैं, और वो क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो, ठीक है। लोकतंत्र का तीसरा शिखर सम्मेलन कौन सा है? भाई थर्ड समिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी का थर्ड समिट हुआ, जाहिर सी बात है सेकंड और फर्स्ट सेकंड हो चुके हैं, तो ये तीसरा जो है समिट फॉर डेमोक्रेसी कब हुआ? ये सियोल में हुआ। और कहाँ पर? दक्षिण कोरिया। ये दक्षिण कोरिया वाला पार्ट में आप देखेंगे, दक्षिण कोरिया में क्या? सियोल, सियोल में हुआ। सियोल में कौन सा? थर्ड समिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप लोग समझ रहे हैं, दक्षिण कोरिया, ये वही वाला दक्षिण कोरिया है, ठीक है।
शांत शहर के नाम से जाना जाता है दक्षिण कोरिया को, ठीक है। अच्छा बताओ, हाँ शांत, सबसे शांत देश, शांत ऑफ कंट्री, ठीक है। अच्छा ये बताओ, थर्ड समिट ऑफ डेमोक्रेसी तो वहाँ हुआ, ठीक है। और हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन सा बना भाई? एलन मास्क बने हैं सबसे अमीर। तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में इनका नाम है, हुरुन ग्लोबल लिस्ट रिच लिस्ट में नाम है एलन मास्क का 231 बिलियन डॉलर। आप लोग बताएंगे अंबानी की कितनी जो है संपत्ति है, अंबानी की कितने बिलियन डॉलर है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। एलन मस्क 231 बिलियन डॉलर, है ना। अच्छा ये चीज बताएं कि जो है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट कौन जारी करता है, ठीक है। ये आप लोग बताएंगे। देखिए गर्भपात का संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश, अरे भाई गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला कौन है? फ्रांस। तो जाहिर सी बात है ये पहला देश बना है, आप लोग इसलिए इसको मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि पहली कंट्री बनी है गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाली। अन्य कोई कंट्री नहीं बनी अभी तक, तो पहली कंट्री है फ्रांस जहां पर गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। अच्छा 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया? पहली पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया? तो भाई सऊदी अरब में किया गया। 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया। 3D प्रिंटेड वैदिक संग्रहालय कहाँ बन रहा है? संपूर्णानंद, हाँ याद याद रखिए, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद जो कि सऊदी अरब में बन रही है। अच्छा किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ के मानद उपाधि से भाई राष्ट्रपति जी को मानद उपाधि दिया गया? तो किसने? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। अच्छा मॉरिशस मॉरिशस ने एक योजना भी चलाई थी, इंडिया और उसके बीच में सैंधी मैत्री मैत्री योजना शायद, है ना। तो ये बात याद रखें। मॉरिशस मॉरिशस एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है ना। तो मॉरिशस विश्वविद्यालय अपने राष्ट्रपति को जो है डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दी है। तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो फिनलैंड के अलेक्जेंडर जी बने। अलेक्जेंडर, ये वाले अलेक्जेंडर है क्या? अलेक्जेंडर स्टफ वो नहीं है, ठीक है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति, आप लोग इतिहास में चले गए थे, तो ये अलेक्जेंडर स्टफ जी हैं फिनलैंड के नए राष्ट्रपति, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि जो है तो देखिए यूरोप में वीजा मुक्त शेंगन जोन में शामिल किया गया। यूरोप को किसमें शामिल किया गया? वीजा मुक्त शेंगन जोन में। कौन सा शेंगन जोन? वीजा मुक्त शेंगन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र है। तो ये कौन सा बाल्कन राष्ट्र है भाई? वेस्ट बाल्कन राष्ट्र है, और ये अंतिम है कोसोवा। कोसोवा कोसोवा ऐसा है, कोसोवा यूरोप के वीजा मुक्त शेंगन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कोसोवा है, ठीक है। अच्छा जन औषधि पहल कहाँ? तो अब देखिए ये बात एक बार बता भी चुके हैं आप लोगों को कि जन औषधि पहल एक ही देश जारी किया, वो भी पहला देश है। और पहला देश कौन सा बना है? मॉरिशस। देखिए मॉरिशस में जन औषधि पहल, और मॉरिशस ने राष्ट्रपति को ऑर्डर ऑफ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है, ठीक है। और जन औषधि पहल आपने देखा, जन औषधि पहल चलाने वाला यानी कि शामिल होने वाला पहला देश बना है मॉरिशस। मॉरिशस भारतीय भेषज संहिता, देखिए संहिता, भारतीय भेषज संहिता को मान्यता देने वाला स्पेनिश देश है, स्पेनिश भाषी देश भाई कौन सा है? निकारागुआ। निकारागुआ जो कि जहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन वो भारतीय भेषज संहिता जो है उसको मान्य उसको मान वो भेषज संहिता के मानक जो हैं उनको मान्यता देने वाला देश बन गया है स्पेनिश देश। तो कौन सा है? निकारागुआ। अच्छा भारत और किस देश के बीच में आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों में सहयोग करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया है? भाई कौन हो सकता है? तो अमेरिका और इंडिया, ठीक है। इन दो देशों के बीच में, तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, भारत और अमेरिका ने ऐसा समझौता किया है कि आतंकवाद
और मादक पदार्थ यानी कि कोई भी चीज़ें हैं, ड्रिंकर और जितने भी सारी चीज़ें मॉडर्न हैं तुम्हारे, और ये तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे, जो भी मुद्दे होंगे उनके सहयोग को मजबूत करने हो तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया। कौन से? होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया है। और ये कहाँ आयोजन किया गया, कौन से देश है? तो भारत और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, भाई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा देश है, कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है। आप लोग बताएं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा में भारत 2023 में कौन सा स्थान था उसका? ठीक है। अच्छा, इस समय 42 में है। ठीक है। अच्छा, कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ कनेक्शन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। अच्छा, कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने वाला, यानी कि कार्यस्थल पर भी हिंसा और उत्पीड़न, कार्यस्थल पर ही हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त किया। और कौन सा? समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला, कौन सा अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो भाई फिलीपींस अनुसमर्थन किया। ठीक है। अच्छा, इंडक्स एक्स क्या है? इंडस एक्स, आप लोग कहेंगे इंडस। ठीक है। इंडस से कुछ याद आ रहा है? तो ये शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो इंडस से कुछ तो समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये शिखर सम्मेलन दो देश मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। और कौन कौन सा देश? इंडिया, यूएस। डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ठीक है। डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इंडिया, यूएस और एक्स का मतलब यूं समझे कि डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इस सम्मेलन कौन सा संस्करण था भाई साहब? तो इंडस एक्स का दूसरा ही संस्करण था। अच्छा, आइए चक्रवात के बारे में बात करते हैं। चक्रवात एक ऑस्ट्रेलिया में आया और किरली, आप लोग बताएंगे यागी के बारे में क्या बताया गया था? ठीक है। चक्रवात यागी के बारे में क्या बताया गया था? कई चक्रवातों का डिस्कशन किया गया। ठीक है। तो वो आप लोग बताएंगे। देखिए, चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई तो ऑस्ट्रेलिया ने बचाई। देखिए, जो हम होमवर्क दे रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं कि ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं या ऐसे ही बताएं, वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे अटैचमेंट है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, उसको एक बार अपने बुक में देखें और इस प्रकार से उसका थोड़ा सा अध्ययन करें। ठीक है। ये कैसा चक्रवात था? कैसा चक्रवात था? उष्ण चक्रवात। कौन सा? किरली। किरली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। अच्छा, अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो जोसेफ बोकाई ने ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? अफ्रीकी देश लाइबेरिया। ठीक है। लाइबेरिया का राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बेरिया से बोकाई और लाई से जोसेफ। ठीक है। जोसेफ ने लाई, कौन कौन लाई? बुरिया लाई। तो भाई लाई बुरिया यानी कि कौन लाई? बोकाई ने लाई। तो जोसेफ बोकाई, तो लाई बुरिया, जोसेफ लाइबेरिया। ठीक है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन से बने? बोकाई, जोसेफ बोकाई। ठीक है। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो युगांडा की बात कर लेते हैं। तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, थर्ड साउथ समिट आयोजित किया गया, तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन यानी कि थर्ड साउथ समिट आयोजन किया गया। कहाँ पर? युगांडा में। अच्छा, इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? इस सम्मेलन केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। इसका केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है। कोई नहीं हमारे पीछे। तो देखिए, केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। अच्छा, शिखर सम्मेलन का प्रतिभागी कौन था?
तो G77 के सदस्य देश थे और चाइना था। G77 के सदस्य देश थे और चाइना था। किसके साउथ शिखर सम्मेलन यानी कि थर्ड साउथ समिट हुआ और जिसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड और जिसमें प्रतिभागी थे G77 और सदस्य देश और चाइना, दो ही चीजें थीं। अच्छा, किस देश के 3 शहर या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो भाई कनाडा ने करी है। कब? 22 जनवरी को 3 शहरों ने। देखिए, कनाडा के 3 शहर, 3 नगर, 3 शहर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर बनाने की घोषणा करी है। तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा बताएं कौन से शहर हैं वो शहर हैं ब्रैम्पटन, ओकविले हैं और ब्रैंटफोर्ड। ठीक है, यही 3 शहर हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो आप लोग राम मंदिर के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। राम मंदिर में जो भगवान राम की प्रतिमा रखी हुई है तो उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, वो हमेशा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके अपने शहर अयोध्या में ये स्थापना हुई। देखिए, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? बोर्नार्डो बर्नार्डो अरेवलो। तो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति हुए। नए राष्ट्रपति कौन? एलोवेरा नहीं, अरेवलो हुए हैं। तो नए राष्ट्रपति ग्वाटे की माला में एलोवेरा लगा लो। ठीक है, तो ग्वाटेमाला में नए राष्ट्रपति कौन? अरेवलो। अच्छा, डेनमार्क के नए सम्राट कौन है? डेनमार्क के नए सम्राट है फेडरिक 10। नए सम्राट बने 14 जनवरी को नए सम्राट बने। डेनमार्क मार्क से फ्रेड मार्क रो फ्रेडरिक में कौन से राष्ट्रपति? 10वें फ्रेडरिक। ठीक है, तो डेनमार्क के नए राष्ट्रपति फ्रेडरिक बने। ठीक है, फ्रेडरिक। अच्छा, भारत के किस देश में भारत पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो भारत किस देश में? यूएई में भारत पार्क बनेगा। तो आप लोग वहां बैठने वाले हैं क्या? उस भारत पार्क में आप लोग जाने वाले हैं? तो यूएई में भारत पार्क की स्थापना हुई है। कहाँ पर? यूएई में भारत पार्क बन रहा है, यानी कि भारत में जगह नहीं है क्या? जनसंख्या ज्यादा होगी इसलिए भारत वहां पार्क बनवा रहा है। कहाँ पर? यूएई में। ठीक है, मजाक में लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ याद करने के लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट बताया जा रहे हैं, इसलिए उसको इग्नोर मत करिएगा, उसको थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ याद करिए, इससे आप बोर नहीं हो सकते। तो यूएई में भारत पार्क बनवाया जा रहा है क्योंकि इंडिया में जगह नहीं है। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो भाई अटल जी हैं, गैब्रियल अटल। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये भी आप याद रखेंगे। तो अटल जी सबसे कम। अटल की उम्र है 28, नहीं कुछ ज्यादा है, सबसे कम उम्र के हैं, आप लोग बताएंगे। देखिए, हरित ईंधनों के गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्लूएंस, हरित ईंधनों पर गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्लूएंस की घोषणा डेनमार्क ने ही करी है। तो डेनमार्क के सबसे राष्ट्रपति अटल जी हैं, गैब्रियल अटल जी हैं, और अटल ने क्या करी है? अटल ने हरित ईंधनों पर गठबंधन भी किया है, तो गठबंधन की घोषणा भी करी है, ये भी आप याद रखेंगे डेनमार्क ने। चलो बताओ, अगले पेज पर आते हैं। देखिए, क्या है कि इस गठबंधन का नाम क्या है? भाई, जो आपने देखा कि डेनमार्क गठबंधन कर रहा है, इस गठबंधन का नाम है CFAI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। तो ग्रीन फ्यूल का अलायंस हो रहा है भाई, ग्रीन फ्यूल्स का अलायंस हो रहा है इंडिया के माध्यम से। सक्सेस मसरा, सक्सेस मसरा ना सक्सेस मसरा। ठीक है, सक्सेस मसरा किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो भाई चाड के ही मसरा बने,
चाट के मसरा बने, ठीक है, चाट लगा के मसरा खाओ तो सुख से मसरा, चाट, चाट के मसरा बने, ठीक है। अच्छा, शेख मोहम्मद सबा अल सवेम अल सबा अल सवेम अल सबा देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कुवैत का, कुवैत, कुवैत अल सबा सलेम अल सबा, अल सलेम अल सबा शेख मोहम्मद। तो शेख मोहम्मद बने हैं कुवैत के। कुवैत में शेख बहुत ज़्यादा है क्या? शेख मोहम्मद हैं कुवैत के, शेख मोहम्मद जी पीएम हैं और अल सबा कर रहे हैं, अल सलेम अल सबा, अल सलेम अल सबा। तो इकोनॉमिक्स पर आते हैं हम। इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो इट्स डिस्कशन करते हैं। जो ईयरली, मतलब पूरे ईयर में कितनी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र, देखिए नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया? तो अमरावती में। अमरावती में किया। ये किस देश की राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? अच्छा, महाराष्ट्र के किस स्थान पर? ये वो वाला अमरावती नहीं है, तेलंगाना जो आप लोग देख रहे हैं, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अच्छा, तो बताइए भाई, प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर मित्र पार्क का शिलान्यास किया? तो अमरावती पर। अच्छा, पीएम मित्र का पूरा नाम क्या है? तो पीएम मित्र पार्क जो बना रहे हैं, मित्र पार्क, तो मित्र का पूरा नाम है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। पीएम मेगा, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी? तो कितने पीएम पार्क हैं भाई? 7 हैं, 7। कितने पीएम मित्र पार्क? 7 पार्क जो है बनवाने का जो है इन्होंने जिम्मा लिया है और इसका शिलान्यास किया। और ये जो है महाराष्ट्र के किस स्थान पर? अमरावती में बनाए जा रहे हैं। तो 7 पार्क हैं। देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ, किस जगह पर है? विरुद्ध नगर में है। कौन से? विरुद्ध नगर में है। अच्छा, तेलंगाना में कहाँ पर है? तेलंगाना में वारंगल में है, वारंगल में है। और गुजरात में नवसारी में है। कर्नाटक में कुलवर्गी में है। और एमपी में धार में है। और यूपी में लखनऊ में है। और महाराष्ट्र में अमरावती में है। तो ये बात आप याद रखेंगे भाई साहब, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र में कहाँ पर? अमरावती में। लेकिन तमिलनाडु में कहाँ पर? विरुद्ध नगर में। अच्छा बताइए, कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक? बताएं भाई। देखिए चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपे यानी कि री इन्वेस्ट का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। तो गांधीनगर गुजरात में चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपे री इन्वेस्ट का आयोजन हुआ, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ। अच्छा बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसका आयोजन नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय द्वारा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। तो इलेक्ट्रॉनिकी, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना, ठीक है।
27 में यानी कि 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का मुंबई में हुआ। तो ई गवर्नेंस सम्मेलन भी हुआ मुंबई में। अच्छा, ई गवर्नेंस जिला स्तरीय, ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड यूपी की किस परियोजना ने जीता? तो लैब मित्र ने जीता। तो ये बहुत अच्छा काम किया यूपी ने। यूपी की एक परियोजना लैब मित्र जिसने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, और वो भी किससे? ई गवर्नेंस की जिला स्तरीय जो पहल थी उससे जीता है इसने, ठीक है। लैब मित्र पहल कहाँ से शुरू हुई? तो भाई वाराणसी संतों के शहर से हुई, ठीक है, यूपी के संतों के शहर से हुई, इसीलिए उसे गोल्ड मेडल दिया गया यूपी का। तो ये भी यह बात आप याद रखेंगे, ठीक है। वाराणसी से हुआ लैब मित्र की पहल की शुरुआत। अंतरराष्ट्रीय फार्मा व स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX, ठीक है, आईफेक्स IPHEX 2024 अंतरराष्ट्रीय फार्मा और स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री जी हैं, जितिन प्रसाद जी, उनके द्वारा हुआ। और देखिए नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान कौन? मनीला फिलीपींस 26% वार्षिक की वृद्धि। देखिए नाइट फ्रैंक के द्वारा प्रकाशित की जाता है। क्या प्रकाशित किया जाता है? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। तो कौन सा? प्राइम ग्लोब सिटीज इंडेक्स, ठीक है, और ये नाइट फ्रैंक के द्वारा, और इसमें प्रथम स्थान मनीला ने प्राप्त किया है। मनीला जो कि फिलीपींस का मनीला ने प्राप्त किया है, 26% वार्षिक वृद्धि कर रहा है, ठीक है, मनीला। ये भी बात आप याद रखेंगे। देखिए ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो है उसमें द्वितीय स्थान किसे भाई? पहला स्थान मान लिया मनीला को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान मुंबई के पीछे रहने वाला है, तो मुंबई भी पीछे नहीं रहने वाला, यानी कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही अच्छी बात है कि मुंबई ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, हमारी मुंबई, ठीक है। मुंबई नगरिया तो देख बबुआ, है ना। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में मुंबई ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इसने कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली पुस्तिका? तो यही शीर्षक वाली पुस्तिका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी करी, ठीक है, भारत की महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका कौन सा संस्करण है? तो भैया 25वां यानी 25वां संस्करण है। भारत में 2036 में लिंगानुपात 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना होने की उम्मीद है? तो 952 होने की उम्मीद है 2036 में लिंगानुपात 952 होने की उम्मीद जताई जा रही है प्रति 1000 पर, है ना। तो प्रति 1000 पर 952 होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी कितना है, ठीक है, लिंगानुपात? तो ये आप लोग बताएंगे तो कितना है लिंगानुपात 2036 तक, वो भी कितना 952, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, चलिए 2036 तक भारत की जनसंख्या भी कितनी होने वाली है? 152 करोड़ होने वाली है। ओ माय गॉड, 152 करोड़ जनसंख्या होने की उम्मीद है, ठीक है, 2036 तक। 36 गुना 72 होता है, 52 नहीं, ठीक है। 2036 तक 152 करोड़ होने की उम्मीद है। अभी कितनी है? अभी कहते हैं 125 करोड़। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भारतवासियों, 125 करोड़ मेरे भारतवासियों, 2036 तक तुम लोगों की जनसंख्या 152 करोड़ होने वाली है। तो मोदी जी क्या कहेंगे? मेरी 56 इंच का सीना 52 होने वाला है 2036 तक, ठीक है। तो भाई
कम हो जाएगा क्या? 152 करोड़। अच्छा, किस देश की मेजबानी में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो भारत। भारत ने बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन, देश की मेजबानी में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत में किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, 2024 तक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 यानी कि 500 सूची में शीर्ष रैंक वॉलमार्ट को प्राप्त हुआ। तो एक ऐसी कंपनी है जिसे फॉर्च्यून ग्लोबल 500, तो 500 में शीर्ष स्थान प्राप्त की इसने ग्लोबल फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कंपनी बनी है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वॉलमार्ट सबसे ज़्यादा अव्वल तरक्की करने वाली। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कितनी भारतीय कंपनियां हैं? जो कुछ भारतीय हैं, भारतीय पीछे नहीं हटते, और भारतीय कंपनियां कितनी हैं? 9 शामिल हो गई इसमें। ठीक है, एक दो नहीं, सीधे 9 कंपनियां फॉर्च्यून ग्लोबल में शामिल हैं। अच्छा, तो शीर्ष रैंक भाई कौन सी कंपनी बनाई है? शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार किया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 86वां स्थान है। तो आपने रिलायंस के बारे में बहुत अच्छी तरह समझा है। रिलायंस हमारे रग रग में बसा हुआ है, रिलायंस। ठीक है, रिलायंस रिलायंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसने 86वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि शीर्ष स्थान भारतीय कंपनी के रूप में इसने बरकरार किया। हालांकि 9 कंपनियां हैं जिसमें कुछ पीछे वाली रैंक जो है अन्य कंपनियों के मिली होगी, बट शीर्ष की बात कर लेते हैं। शीर्ष जो है एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कोई और नहीं, कोई और नहीं न, कोई और नहीं, सिर्फ कौन? रिलायंस। रिलायंस ने कब्जा जमाया है शीर्ष स्थान पर। तो कौन सा राज्य किसानों से भी सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य? आप लोग समझ ही रहे होंगे, हरियाणा 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 हरियाणा। तो हरियाणा देखकर किसानों की याद आ रही क्या? क्यों? क्योंकि इसने न्यूनतम मूल्य पर खरीदने वाला पहला देश बन गया। इसने किसानों की बड़ी मदद करी है। तो किसानों का मैत्री जो है राज्य कौन सा है? हरियाणा है। अलौह धातु नॉन फेरस मेटल सेक्टर, अलौह धातु क्षेत्र नॉन फेरस मेटल सेक्टर का अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक। ओ माय गॉड, एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो भाई साहब दूसरे स्थान पर है। तो भारत हमारा विश्व में सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादन देश बन गया। लेकिन कौन सा दूसरा बना है? आप लोग बताएंगे पहला कौन है? तो भाई दूसरा स्थान तो इंडिया का है। इंडिया पीछे नहीं एल्युमिनियम के मामले में। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है इंडिया में। तो अच्छा, चूना भी सबसे बड़ा उत्पादकों में है, लेकिन चूना थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि ये तीसरे स्थान पे जाके रुका, एल्युमिनियम दूसरे पर, लेकिन चूना जो है तीसरे पर पहुंच गया। अच्छा, आगे क्या होता है? आगे देखिए, सबसे बड़े लौह अयस्क आयरन कोर में और भी पीछे हो गया। तो सबसे पहला एल्युमिनियम, सबसे दूसरा चूना, सबसे दूसरा चूना, पहला एल्युमिनियम, दूसरा चूना, और तीसरा हो गया आयरन, यानी कि आयरन हो गया तीसरा। पहला एल्युमिनियम, दूसरा चूना, और तीसरा आयरन, यानी कि लौह अयस्क। सबसे बड़े लौह अयस्क के उत्पादकों में से कौन सा है? चौथा है। तो चौथे पर हो गया आपका आयरन। पहले हुआ एल्युमिनियम, और वो भी एल्युमिनियम किस स्थान पर गया? दूसरे स्थान पर। और फिर हुआ चूना, यानी कि तीसरे स्थान पर गया। और फिर हुआ लौह अयस्क, यानी कि चौथे स्थान पर गया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एल्युमिनियम थोड़ा सा पीछे हुआ, और फिर एल्युमिनियम से ज्यादा चूना, और चूने से ज्यादा कौन?
पीछे गया कौन? चूने से ज्यादा। भाई साहब चौथा स्थान आयरन का है, आयरन, यानी कि आयरन पीछे रह गया। तो इस प्रकार से आप भी याद कर सकते हैं कि एल्युमिनियम, और फिर उससे कम चूना, और उससे कम आपका आयरन। Fe लिख लें, Fe आयरन, अगर आप याद करना चाहते हैं तो देखिए एल्युमिनियम ये दूसरा, और फिर ये चूना तीसरा, आयरन चौथा। इस प्रकार से आप वैश्विक स्तर पर उत्पादकों का या प्रोड्यूसर का प्रोड्यूस करने के जो उत्पादक हैं उनके स्थान आप बता सकते हैं। WTO विश्व की व्यापार सांख्यिकी प्रणाली यानी कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 8वें। अच्छा, 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल आकलन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए डिजिटल क्रॉप सर्वे करने जा रहा है भाई साहब यूपी टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है, और ये किसानों को बढ़ावा दे रहा है। सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाला है, जो आप समझें, क्योंकि डिजिटल क्रॉप सर्वे करने वाला यूपी का पहला राज्य बन गया। तो यूपी डिजिटल के मामले में सबसे आगे होने जा रहा है, क्योंकि डिजिटल सर्वे करेगा किसानों का। अब किसानों का डिजिटल सर्वे होगा यूपी में भाई साहब। तो भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च हो, कोई और एटीएम नहीं, चावल का एटीएम, पहला एटीएम लॉन्च होने जा रहा है। और कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में लॉन्च किया गया। तो ये उड़ीसा में चावल ज्यादा उत्पादन होता है क्या, इसीलिए एटीएम बनाया है? अब आप लोग बताएंगे भाई साहब। तो चावल उड़ीसा में एटीएम बनाया गया चावल का। अच्छा, चावल एटीएम लॉन्च किया गया। भाई साहब पैसे एटीएम से निकलते हैं, अब चावल भी निकलेगा क्या? एटीएम का क्या नाम है? 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक, ओ माय गॉड, 5 मिनट में 50 किलोग्राम चावल लेंगे और 24 घंटे संचालित किया जाएगा अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। तो अब चावल की कमी नहीं देखने को मिलेगी उड़ीसा में। जिसको भी आवश्यकता है एटीएम से ले सकता है, 5 मिनट में 50 किलोग्राम चावल ले सकता है। अच्छा, पैसे भी लगेंगे और क्या। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है वहां पर एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, क्योंकि अच्छा ये ऐसा क्यों किया जा रहा है आप लोग समझे, कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा पोर्ट पे क्यों देने जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कृषि के जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बाहर जाएंगे, उनको आसानी होगी एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। और तो इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जो पत्तन है वहां से ये काम होगा। उत्तर प्रदेश को देखिए $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में रूपांतरित करने का उद्देश्य किस विधेयक के मसौदे को प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रिवीजन विनिर्माण यानी कि क्षेत्र विधेयक 2024, ठीक है। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना? चौथा राज्य बना। कौन सा? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, और कौन सा? राजस्थान के बाद, ठीक है, तो यूपी। तो इस प्रकार से आप चौथा देश मानेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन सा कानून, तो यही वाला उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान राज्य रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक,
ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन? तो अध्यक्ष कौन होगा भाई साहब? उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे। अच्छा, रिजर्व बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देश, कौन से 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो प्रोजेक्ट नेक्सस। आरबीआई ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देश, कौन से 4 आसियान देश केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो समझौता कौन है? प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या? प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो शुरुआत हुई बीआईएस के इनोवेशन हब से। बीआईएस मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बीआईएस के इनोवेशन हब के द्वारा प्रोजेक्ट नेक्सन की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट नेक्सन के संस्थापक देश कौन कौन से, संस्थापक सदस्य कौन से? तो भाई साहब भारत है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये जो है प्रोजेक्ट नेक्सस प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत करेंगे और शुरुआत होगी बीआईएस के इनोवेशन हब से। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। किसका? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। ठीक है। और देखो, स्काई ट्रैक्स विश्व के एयरलाइंस 2024 किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के कौन से? विस्तारा स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस? तो सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस कौन सी भाई साहब? विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग यानी कि लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड, कौन सा? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 सम्मानित किया? तो आरबीआई ही किया है। तो आरबीआई को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया आरबीआई के द्वारा। अच्छा, ये बताइए 2024 जो 23-24 का वित्त वर्ष है उसमें भारत के सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की है? तो 3 राज्य हो गए, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये कहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ये भैया सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल कर रहे हैं। अब सबसे अधिक पवन ऊर्जा, जो आप समझे, क्योंकि ये जो पोर्शन है इंडिया का, यूँ आप समझें कि ये जो पोर्शन है इंडिया का, एक तो तुम्हारा गुजरात वाला पोर्शन, फिर इधर चले आओ, फिर इधर ये सॉरी, यानी कि ये हो गया गुजरात वाला पोर्शन और फिर चले आओ इधर। तो ये जो गुजरात और इधर कौन सा? इधर आपका कर्नाटक हो गया और इधर आपका तमिलनाडु हो गया। कौन सा? तमिलनाडु, ये वाला पार्ट जो है तमिलनाडु। तो यही 3 जो है पवन ऊर्जा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि हासिल कर रहे हैं। तो गुजरात किसी मामले में पीछे नहीं, आप लोग समझ ही रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु तो पहले से ही था। तो ये चीजें हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसी मतलब अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। भाई ये कहाँ पर होगा? तो कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर हो सकता है? इसका शुभारंभ कहाँ हो सकता है? तो ये झारखंड में हुआ। आप लोग झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा पैदा होता है क्या? हाँ, अंडरग्राउंड कोल पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। कौन सा? पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अच्छा, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट किसने जारी की? तो एम्बर ने वैश्विक
ऊर्जा थिंक टैंक यानी कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। अच्छा, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार विश्व में 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से बने? तो पहला चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे पर तो इंडिया है, हमारा प्यारा इंडिया। तो भाई सबसे पहले स्थान पर चाइना है। चाइना सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। सौर ऊर्जा, ओ माय गॉड, सूर्य से सबसे अधिक ऊर्जा ये भी यही खींच ले जाता है भाई। समुद्र से मछली खींच ले जाता है सबसे ज्यादा, तो सूर्य से सबसे ज्यादा ऊर्जा भी खींचता होगा। तो चाइना, चाइना को हम ये कह सकते हैं सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष देश है, और उससे कहीं पीछे यूएसए भी नहीं है। तो यूएसए सेकेंड स्थान है, और हमारा प्यारा भारत तो है ही है, लेकिन अभी इन दोनों के पीछे है। अब आगे निकलना पड़ेगा इंडिया को। तो इंडिया अब खड़ा हो गया है, आप लोग, वर्तमान भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। तो वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सीरीज रिपोर्ट 2024 यानी कि विश्व की 50 सबसे अमीर शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो कौन सा भारत के सबसे अमीर शहर, उतने 50 सबसे अमीर शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो मुंबई 24वां स्थान है, और दिल्ली को 37वां स्थान प्राप्त हुआ, 37वां स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि मुंबई को 24वां, दिल्ली को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि मुंबई सबसे ज्यादा आगे 24 स्थान प्राप्त किया गया, सबसे अमीर शहर है। और इसके बाद दिल्ली तो है ही है अपना प्यारा दिल्ली, लेकिन मुंबई नगरिया तो देख बबुआ सबसे अमीर है। तो लेकिन फिर भी वो किस स्थान पर है? 24 स्थान पर है सबसे अमीर शहरों में, और दिल्ली बेचारा तो 37 है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, 37। और फिर आप बताएंगे कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट भी बनी है, और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता कौन है? ओ माय गॉड, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्ष 2022 में प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? देखिए, भारत, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, फ्रांस, ये आपके 5 देश हैं। भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक दिल्ली का आया है, 350वां स्थान। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान वाले शहर हैं। तो शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? न्यूयॉर्क, लंदन, सैन जोस, टोक्यो, ये 4 हैं। तो न्यूयॉर्क सबसे पहले नंबर पर है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के। अगर ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में देखें तो सबसे पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क यूएसए का। फिर है ग्रेट ब्रिटेन का लंदन, और फिर सैन जोस, फिर टोक्यो जापान, टोक्यो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अनसीटैड किस नाम से जाना जाएगा? तो यूएसए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा। देखिए, और मानव विकास संस्थान अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ को किस शीर्षक एक रिपोर्ट, तो भारत रोजगार रिपोर्ट के द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट जारी किया गया। भारत रोजगार रिपोर्ट, तो भारत रोजगार रिपोर्ट, देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के द्वारा जारी किया गया। अब आप लोग देखेंगे ये चीजें चलती हैं। ये आप लोग देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को बिंदुवार अध्ययन करते हैं। बस खत्म ही होने वाला है, तो समाप्त ही होने वाला, फाइंड अप होने वाला है।
ब्रॉड ब्रॉन्ड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC। भाई विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है, आप लोग इसको हल्के में मत लें। तो ब्रॉन्ड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट ने जारी किया है कि विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड बीमा ब्रांड LIC बन चुका है। LIC तो LIC सबसे मजबूत ब्रांड है, बीमा ब्रांड। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक है भाई, HDFC है। HDFC जो कि कहाँ खोल रहा है, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोल रहा है। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोल रहा है और भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक। भाई SBI खोलते तो माना माना जाता है, लेकिन अब निजी क्षेत्र का बैंक भी लक्षद्वीप तक पहुंच गया। लक्षद्वीप ने अपनी बैंक शाखा खोला है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु नीति फॉर स्टेट्स बनाने हेतु शुरू किया है। देखिए, विश्व व्यापार सम्मेलन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अबू धाबी में हुआ। और यूएई के अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन व्यापार से संबंधित है ही है अबू धाबी। और यहाँ पर 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। मंत्री स्तरीय सम्मेलन वहां पर आयोजित किया गया, किसके विषय में, विश्व व्यापार संगठन के विषय में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक प्रत्येक समूह में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़। देखिए, सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी, तो भारत ने करी। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण के प्रणाली कौन से है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का एक गांव है राजनांदगांव, जहाँ नांद वांद रखी हुई है राजा की नाम, ओ वैष्णो की नाम। अच्छा ठीक है, बस ये आप याद रखें, राजनांदगांव है छत्तीसगढ़ का। और वहां पर सबसे बड़ी बैटरी, ओ माय गॉड, सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण है। हमने सोचा सबसे बड़ी बैटरी रखी हुई है छत्तीसगढ़ में, तो ये बात आप याद रखें। सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण वहां पर किया गया, कहाँ पर, राजनांदगांव में। अच्छा, फोर्स जारी करता है जो रिपोर्ट, उसमें विश्व के सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, ओ माय गॉड, कुवैत का दिनार जो कि सबसे मजबूत मुद्रा है, वो भी कहाँ की, विश्व की सबसे मजबूत है। ठीक है, अपने देश की नहीं, विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा डॉलर। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है भाई साहब। डॉलर का भी 10वां है, डॉलर को पीछे छोड़ा है कई देशों ने, तो ये बात आप याद रखेंगे। देखिए, ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत की पहला स्थान कौन सा, पहली बार चौथा स्थान है ब्लूमबर्ग के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत भी है, भारत के पीछे नहीं हटने वाला। और शेयर बाजारों में पहली बार इसने चौथा स्थान प्राप्त किया। ओ माय गॉड, सोचने वाली रैंक है। अच्छा, शीर्ष 3 देश कौन से, तो भाई यूएसए। अच्छा, दूसरे पर चाइना हो गया, यूएसए को चाइना ने पछाड़ दिया। यूएसए को चाइना ने नहीं पछाड़ा, चाइना को यूएसए ने पछाड़ दिया, और जापान पीछे ही रह गया। जापान है और इंडिया के जो जो टॉप मोस्ट यूं कहें कि थ्री चौथा स्थान टॉप मोस्ट यानी कि है इंडिया का। अच्छा, अमेरिकी एरो स्पेस कंपनी बोइंग जो कंपनी है, भारत का पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला गया, खुर्जा यूपी में खोला गया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया, तो नीति आयोग ने जारी किया। ओ माय गॉड, नीति आयोग ने जारी किया गया। देखिए, भारत के बहुआयामी निर्धनता 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में रह गई, कितनी रह गई, 11.28% है ना, 11% यू समझे। कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया, 24 करोड़, 24 या 25 करोड़ लगभग में आप समझिए
क्योंकि 24.82 करोड़ दिया गया है, 24.82 करोड़। ठीक है, तो इतने बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। देखिए किस देश में सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए, तो भाई यूपी से सबसे ज्यादा बाहर हुई, यूपी से 5.94 करोड़, लगभग 6 करोड़ लोग। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया, तो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड के दोवास क्लोस्टर्स में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोवास क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। तो साथियों आज इंटरनेशनल ही तैयार कराते हैं, फिर हम कल जो है साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइंस और ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आप लोग देख चुके हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और आप हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों के साथ में, और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट शिक्षा तो भाई फैलाइए इसको। नमस्कार।